गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए कल हमने किया था, उदाहरण सीखे थे और हमारे जो संबंध होते हैं, फलन होते हैं, वो संबंध का ही एक रूप है और फलन के प्रकार सीखे थे। ठीक है, और उनके बारे में जो भी उदाहरण थे, मेरे ख्याल से लगभग लगभग अब आपको अधिकतर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। जो पेपर में आपके जो भी प्रश्न आते हैं ना, वो आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हमारी प्रश्नावली है उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, जैसे कि ये आपने करे होंगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1, 2, 7, 11 और 12। तो ये सारी प्रश्न संख्याएं आपने की हैं। तो अब आपको आगे होंगे, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो मुझे पक्का क्या कर देना, मैसेज कर देना। ठीक है, या नीचे कमेंट कर लेना। तो अब हम इनके अलावा बचे हुए प्रश्न करेंगे। 12 में से 5 हैं तो 7 प्रश्न बचे हैं हमारे, उन प्रश्नों को करेंगे। उसमें कुछ और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अगर मान लीजिए किसी साल पेपर बहुत टफ बन गया तो उस बार उस तरह के प्रश्न आएंगे जो अब हम करने वाले हैं। तो उन चीज़ों को समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले जो चैप्टर होंगे, हमारे अध्याय होंगे, उन अध्यायों में भी हो सकता है कि उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए हमें। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों को हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं पहला दूसरा आपने कर लिया तो तीसरा प्रश्न आता। तीसरा प्रश्न मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, अंत में। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न ही थोड़ा अलग तरह का है। वो अगर आपने कक्षा 11 में अलग विभिन्न प्रकार के फलनों के बारे में पढ़ा होगा ना, अगर, तो आपको वो फलन आता होगा, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, पहले उन प्रश्नों को करा रहा हूँ जो थोड़ा-सा इससे आगे लेवल के हैं। जो हमने अभी करा है इससे थोड़ा-सा अच्छे क्वेश्चन, फिर जो थोड़ा और टफ होंगे, थोड़ा टफ होंगे, इस तरह से आगे की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले देखो 5वां प्रश्न देख लो। कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एफ आर से आर में, यानी हमारा जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, ऐसे करके वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ही क्या हो रहा है, एक फलन दिया गया है इस तरह से। ठीक है, संबंध दर्शाता है इस तरह से। और फलन कैसा है, एफ एक्स। ये फलन इस तरह का है कि आप एक्स की जगह कोई भी मान रखो, इस एक्स की जगह f1 रख लो, आप एक बार f0 रख लो और एक बार आप f-1 रख लो। मतलब 3 तरह की संख्याएं हम रख सकते हैं। और 1/2 धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों रख सकते हैं ना। यानी आर में तो वास्तविक संख्याओं में तीनों तरह की संख्याएं आएंगी। और जो एक है, यानी आप 1/2 भी रखोगे तो ये भी धनात्मक ही है। ठीक है, और -1/2 रखोगे ये भी ऋणात्मक ही है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि हम 3 संख्याएं रखते हैं। एक हम धनात्मक रख लेते हैं 1, ठीक है, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, और एक रख लेते हैं हम 0, और एक रख लेते हैं हम ऋणात्मक। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि इन तीनों का यहाँ पर यूज किस तरह से आपको फलन दिया है। आपसे कह रहा है कि जो एफ एक्स का मान आएगा, आप जो नाम नंबर रखोगे उनके आधार पे, पहला दिया गया है कि जब x बड़ा हो 0 से, ये लिखा है ना, x ग्रेटर देन 0। जब x 0 से बड़ा होगा, यानी 0 से बड़ा 0.1 से लेकर 1, 2, 3, 4, ये धनात्मक सारी संख्याएं, तो जो मान आएगा वो 1 आएगा। समझे? जो मान आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, जब वो धनात्मक होगा। तो सीधे समझ लीजिए इसका ग्रेटर देन 0 का मतलब। और जब 0 होगा x, तो जो मान आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, ये तो ठीक है। और जब ऋणात्मक होगा x लेस देन 0, मतलब लेस देन मतलब x 0 से छोटा होगा जब, क्योंकि आपको पता है ना x लेस देन 0 लिखा है, इसका मतलब आप समझते होंगे कि जिसकी तरफ खुला है वो बड़ा है। हमको x के बारे में जानना है, तो x छोटा है 0 से। ठीक है, क्योंकि इसकी ओर बंद है। तो ऐसे भी समझ सकते हो, यानी ऋणात्मक संख्याएं। आप जब ऋणात्मक संख्याएं रखोगे तो मान ऋण 1 आएगा। आपको इस पूरे फलन को क्या बताना है कि ये ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। समझते हैं कैसे। जैसे हमने प्रश्नावली मतलब 5वां प्रश्न लिख दिया है। अब जरा देखो, मैं एक एक ही करके दिखा रहा हूँ, एक एक ही। हमने कहा जब धनात्मक होगा तो आंसर 1 आएगा, जब 0 होगा तो 0 आएगा, जब ऋणात्मक होगा तो ऋण 1 आएगा, चाहे धनात्मक में कुछ भी हो, ऋणात्मक में कुछ भी हो। तो हमने कहा कि अगर मैं f1 रखूँ तो 1 आ रहा है, और अगर f2 रखूँ तो भी 1 आ रहा है, क्योंकि दोनों धनात्मक ही हैं। ठीक है, इससे क्या किया हमने, क्योंकि एक एक ही में आपको पता है कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 होता है, यानी जो पहला वाला x1 का fx1 और x2 का fx2, इन दोनों के आंसर जो आएंगे वो बराबर आने चाहिए, ये मानना पड़ता है। ठीक है, तो हमने यही चीज़ें देखी कि f1 1 आ रहा है और f2 भी 1 आ रहा है, परिभाषा के अनुसार जो ऊपर दिया गया है फलन। तो हमने कहा कि f1 और f2 तो बराबर हैं, तो इसके अंदर वाले जो 1 और 2 हैं ये भी बराबर होने चाहिए थे, तभी एक एक ही होता है ना। एक एक में पढ़ा है हमने fx1 बराबर fx2, तो x1 बराबर x2 अगर आप दिखा दो नीचे पर, तो क्या होगा, आपका फलन एक एक ही होगा। अब हमने क्या किया कि हमने f1 और f2 के मान एक एक आ रहे थे, तो हमने कहा चलो ये तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर 1 और 2 बराबर आने चाहिए थे। तो बताओ क्या 1 और 2 बराबर होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते, इसलिए बीच में नॉट इक्वल टू का साइन लगाया है। ठीक है, तो यानी हमने एक ऐसा उदाहरण लिया
जिससे हम दिखा सकें कि एक एक ही नहीं है, अतः एफ एक एक ही नहीं है। समझ में आया होगा सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल की तरह है ये प्रश्न तो फिलहाल। आगे देखिए, हमने आच्छादक को कैसे दिखाया। हमने कहा कि ये प्रांत आर से आर में हो रहा है, तो आर के अंदर हमने संख्या लिख दी 0, धनात्मक भी ऋणात्मक भी, इनके बीच वाली भी होंगी। ठीक है, क्योंकि आर क्या है, वास्तविक संख्या है, पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्या। इनके बीच में एक और दो के बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी, सबको दिखा नहीं सकते, तो धनात्मक ऋणात्मक और 0 दिखाया है। इधर भी धनात्मक ऋणात्मक और 0 दिखाया है। अब हमने क्या कहा कि आप बताइए, आप अगर f-2 रखेंगे तो आंसर आएगा, ऋणात्मक वाले में -1 आएगा, -1 रखेंगे तो भी -1 आएगा, -3 रखोगे तब भी उसका आंसर -1 ही आएगा, क्योंकि परिभाषा में यही कहा गया है कि कुछ भी ऋणात्मक रखो तो हमेशा उत्तर क्या आना है, आपका -1 आना है। ठीक है, और अगर आप कभी भी धनात्मक रखो, 1 रखो तो हमेशा 1 आएगा, 2 रखो तो भी 1 आएगा, 3 रखो तो भी 1 आएगा, यानी सारे उत्तर क्या आने वाले हैं, 1 ही आने वाले हैं। ठीक है, धनात्मक वालों में, और 0 वाले में 0 आने वाला है। यानी प्रांत में तो सारी संख्याएं रखने पर, प्रांत की अगर सारी ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और 0 रखने पर, सिर्फ जो सह प्रांत है उसमें 3 ही संख्याओं का काम है, -1, 0 और 1। आप देख ही रहे हो। ठीक है, इन्हीं 3 का काम आ रहा है। तो बचे हुए ऊपर के ऋणात्मक वाले और नीचे के क्या, धनात्मक वाले, इनका तो कोई भी क्या है, प्रतिबिंब नहीं है, ये तो किसी के भी प्रतिबिंब नहीं है। सह क्या होती है परिभाषा आच्छादक की, कि जो सहप्रांत होता है इसमें सारे अवयवों के, सारे अवयव जो हैं वो किसी ना किसी के क्या होने चाहिए, प्रतिबिंब होने चाहिए। और हमें यहाँ पर दिख गया है कि जो हमारे ये -1, 0 और +1, इन 3 के अलावा जितनी भी संख्याएं बचेंगी वो तो किसी के साथ नहीं जुड़े रहेंगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि सहप्रांत में एक हमने उदाहरण के तौर पे 2 ले लिया, 2 संख्या, इस 2 का कोई भी क्या नहीं है, आपका किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ये जो 2 है ये किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि f आच्छादक नहीं है। या आप यह भी लिख सकते हो कि सहप्रांत में -1, 0 और 1 के अलावा किसी भी अवयव का, कोई भी अवयव किसी भी प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः जो f है वो आच्छादक नहीं है। यानी हमने कहा था जब आच्छादक की बात करेंगे तो हम लोग किस पर जाएंगे, हम जाएंगे सहप्रांत पर, सारे अवयवों की क्या होनी चाहिए, यहाँ किसी न किसी का ये प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि सिर्फ 3 संख्याओं के अलावा, ऋण 1, 0 और 1 के अलावा कोई भी संख्या का इसके साथ क्या नहीं हो रहा है, प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और जब आप प्रांत उसकी बाकी की बात करोगे तो फिर आप क्या करोगे, इन सभी को देखोगे तो सभी के मान के लिए क्या हो रहा था, ये तो ठीक हो ही रहा था, तो हमने वो तो वैसे भी दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, मैंने कहा था तीसरा प्रश्न आपको लास्ट में कराया जाएगा। महत्तम पूर्णांक फलन और आपको पता होगा लघुत्तम पूर्णांक फलन, 2 तरह के फलन होते हैं। ठीक है, वो दोनों फलन आपने कहाँ पढ़े होने चाहिए थे, 11th क्लास में, जब आपका पहला ये दूसरा चैप्टर चलता था संबंध एवं फलन। वहाँ पे फलनों के विभिन्न प्रकार के फलन करके था, एक क्या थे, कई सारे उदाहरण थे। उसमें एक महत्तम पूर्णांक फलन, लघुत्तम पूर्णांक फलन और मापांक फलन ये भी होता था। ठीक है, और इसी तरह से कई सारे फलन होते थे, तो वो वहाँ पढ़े होंगे तो बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ और इसको भी, इसको तो अभी कर लेंगे और इसको भी लास्ट में करेंगे। ठीक है, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हमने ये 5वां कर लिया सरल सा प्रश्न, और अब हम करते हैं छठा वाला। तो छठे प्रश्न में क्या है जरा देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3 आपको दिया है। a ऐसे बना लेंगे हम, a उसके अंदर 1, 2, 3, ऐसे b दिया है आपको 4, 5, 6, 7। ठीक है, और आगे आपको क्या दिया गया है, f बराबर, ये आपको संबंध दिया गया है। 1 का संबंध 4 से है, इसका मतलब 2 का संबंध 5 से है, 3 का संबंध 6 से है, ये दिया है। और आपसे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए f एक एक ही है। सिर्फ एक एक ही दिखाना है, सबसे आसान प्रश्न ये है। और हमने लिख दिया, ए में 1, 2, 3, बी में 4, 5, 6, 7 दिखा दिए जो दिए थे हमें। और अब इसकी बात आती है कि 1 का संबंध 4 से है तो 1 को 4 से कर दिया, 2 का संबंध 5 से है तो 5 से कर दिया, 3 का संबंध 6 से है तो 6 से कर दिया, 7 बचा रह गया। ठीक है, अब आपको पता है कि एक एक की परिभाषा क्या होती है, कि जो भी आपके प्रांत में, यानी प्रांत यानी ये प्रांत में जो अवयव होते हैं, हर किसी का एक प्रतिबिंब सहप्रांत, ये जो सहप्रांत है इसमें होना चाहिए, और वो भी केवल एक और एक ही होना चाहिए। यानी 1 का 4 है, यही एक ही है इसका प्रतिबिंब, 2 का 5 प्रतिबिंब है, 3 का 6 प्रतिबिंब है, तो हर किसी का एक ही प्रतिबिंब है केवल। ठीक है, और है हर किसी का, यहाँ कोई बचना नहीं चाहिए। तो ये क्या होगा
कि इससे हमें पता चल गया कि चूंकि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब केवल एक और एक ही है, ठीक है, तो एफ एक एक ही हो गया। और अच्छी भाषा में लिख सकते हो आप अपने आप बनाकर, ठीक है। अब अगर आपसे इसके लिए वैसे पूछा तो नहीं है, आंसर खत्म हो गया। अगर मान लो आपसे पूछ ले कि चलिए बताइए इसमें आच्छादक भी बता दीजिए, तो आच्छादक होगा या नहीं होगा। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, सोचिए और फिर बताइए, ठीक है। फिर मैं वीडियो को प्ले करना और फिर देखना आगे मैंने क्या बताया। तो देखिए आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक की बात होती है कि जो सहप्रांत के सारे अवयव हैं वो क्या होने चाहिए, प्रांत के किसी न किसी अवयव की प्रतिबिंब होने चाहिए। तो देखिए 7 एक ऐसी संख्या जो बच जा रही है यहाँ, जिसका कोई भी, जो किसी का भी नहीं है यहाँ पर। देखिए किसी का भी है क्या प्रतिबिंब, नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता कि आच्छादक भी बताइए, तो आप लिखेंगे कि 7 सहप्रांत में अवयव, सहप्रांत का एक अवयव 7 किसी भी प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः एफ आच्छादक नहीं है। समझ में आ गया। तो मैंने आगे के लिए भी आपको बताया। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन, जो मापांक फलन की बात कर रहे थे। पहले देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए आपसे बोला है कि एक मापांक फलन है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी संख्या रखो आप, धनात्मक रखो, ऋणात्मक रखो, चाहे धनात्मक और ऋणात्मक दो ही संख्याएं होती हैं, रखो, हमेशा जो उत्तर आएगा वो धनात्मक आएगा। आपने इसके अंदर 2 रखा तो ये बाहर आया तो 2 ही बना। अगर आपने इसके अंदर ऋण 2 रखा तो ये बाहर आकर ये भी धनात्मक हो जाएगा 2, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़, इसको समझेंगे भी, ठीक है, कुछ प्रश्न बाद में देखेंगे। अब देखिए आपसे कह रहा है एफ आर से आर में है, यानी सभी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में है, ना तो एक एक ही होता है, कह रहा है नहीं आच्छादक होता है। एक प्रश्न आपको हमेशा के लिए बताता हूँ, एमसीक्यू में जब आपका आएगा कि आपके सही उत्तर छांटिए, 4 आपको ऑप्शन देंगे, तो आपसे अगर कभी भी महत्तम पूर्णांक फलन दिया हो या लघुत्तम पूर्णांक फलन दिया हो या मापांक फलन दिया हो, तीनों फलनों में ना ही वो एक एक ही होंगे, ना ही वो आच्छादक होंगे। कहीं पर ऊपर पर कॉपी के ऊपर लिख लीजिए कि तीनों प्रकार के फलन जब भी हमको दिए रहेंगे तो ना वो आच्छादक होते हैं और ना ही एक एक की होते हैं। जैसा कि मैंने एक प्रश्न आपको घर से दिया था 12वां, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, 11वां भी। तो आपको पता है कि उसमें दिए रहता है ऊपर प्रश्न और नीचे 4 ऑप्शनों में दिए रहेगा एक एक ही है, आच्छादक है पहला ऑप्शन। दूसरा दे रहेगा एक एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। तीसरा दे रहेगा ना एक एक ही है ना आच्छादक है। चौथा दे रहेगा एक एक ही नहीं है, आच्छादक है। तो अगर आपको ये 3 तरह के फलन दिए हैं तो उसमें हमेशा वही आंसर को सीधे टिक करना है, क्वेश्चन वहाँ पे हल करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा प्रश्न आएगा पक्का। आपको डायरेक्ट अगर लिखना है कि ना ही एक एक ही है ना ही आच्छादक में टिक करना है, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है। बाकी आपको जो ये आपका मापांक फलन है ना, इसके बारे में ये आगे समझाया है, ये जो चीज़ है, ठीक है। अब इसको मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं दिया हो तब भी आपको आना चाहिए। अब देखिए आपको मैं एक बार अच्छे समझा देता हूँ इसका मतलब। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, मैंने आपसे बोला कि अगर इस मॉड के अंदर क्या हो, कोई ऋणात्मक संख्या हो -2, ठीक है, तो भी ये बाहर आकर धनात्मक हो जाती है। और 0 हो तो 0 ही रहेगी, और अगर धनात्मक हो 2 तो वो धनात्मक ही रहती है। इसको कैसे कराया गया है, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं। जो ये 2 है ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक को क्या कह सकते हो आप, x जो है वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है। और ये 0 को आप क्या लिख सकते हो, x 0 के बराबर होगा, और इसको आप लिख सकते हो x बड़ा होगा 0 से। ये 3 चीज़ आ गई समझ में आपको। अब ध्यान देना कि अगर x 0 से छोटा होगा तो ये यहाँ पर जो 2 लिखा है ना, अगर इस 2 को हटाकर मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, x लिख दूँ, तो यहाँ पर भी 2 को हटाकर x लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये लिख दिया। अब आगे अगर मैं इस x की जगह, ये x बराबर 0 कह रहे हैं ना, तो ये 0 की जगह अगर x लिखें तो यहाँ भी x लिखना पड़ेगा, लिखते हैं, लिख दिया। तीसरा, इस 2 की जगह अगर मैं x कहूँ, क्योंकि यहाँ तो परिभाषा में x लिखा है ना, तो यहाँ पर भी मुझे x लिखना पड़ेगा, ये हो गया। समझ में आया। यही चीज़ है, क्या लिखा हमने कहा अगर ये मॉड -x हो तो ये x हो जाएगा, कब होगा, जब x क्या हो, <0 हो, और ये x अगर 0 हो, मतलब x ही हो तो ठीक है, ये x क्या हो जाएगा 0 के बराबर। और तीसरा क्या लिखा हमने, x बड़ा है 0 से, ऐसा ही था, यही बनाया था। अब देखिए इसमें ये 2 चीज़ें तो सेम हैं x अंदर धनात्मक x ही है, x ही है, और यहाँ पर तो इन दोनों को मिक्स करके कैसे लिख देते हैं कि जो x है
वो अगर बड़ा हो 0 से या बराबर हो 0 के साथ में, तो आंसर हमेशा x ही आता है मॉड के अंदर होने पर। लेकिन अगर x क्या हो, 0 से छोटा हो, तो वो हमेशा -x होता है। समझ में आया? तो इस तरह से अगर कहीं लिखा हो तो समझना। अब आपको दिखाना है, इस प्रश्न को करके दिखाते हैं कैसे किया है और कैसे करोगे आप, ठीक है? ये दिया गया है मापांक फलन या मॉडुलस फंक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो आपको देखो f(x) बराबर mod x दिया हो तो आप हमेशा समझ जाइए ये चीज़ कि वो x होगा जब x 0 के बराबर या उससे बड़ा हो, और -x होगा जब x 0 से छोटा हो, ठीक है? अब आपको मैंने यहाँ पर दो संख्याएं ली एक एक ही दिखाने के लिए, एक एक ही नहीं है दिखाने के लिए। f2 का मान 2 होगा, f2 रखा तो 2 कहाँ आएगा, बड़ा है 0 से, इसमें आएगा ना, तो यहाँ पर x ही होगा 2, 2 रख दिया। अब x f -2 निकाला, -2 कहाँ है, लेस देन 0 में है, तो यानी इस x इस वाले में रखोगे माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और x की जगह पर क्या आएगा, -2 आएगा। समझ रहे हैं ना आप? x की जगह -2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2 आएगा। या आप डायरेक्ट समझिए कि मॉड x के अंदर कोई भी संख्या है हमेशा क्या होती है, वो धनात्मक होती है। तो हमने f2 निकाला तो वो भी 2 ही, f -2 निकाला तो वो भी 2 ही, क्योंकि सारी संख्याओं को धनात्मक कर देता है। अब देखिए, जब f2 और f -2 दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसके अंदर जो ये 2 है और ये जो अंदर -2 है, ये भी बराबर होनी चाहिए। तो ये नीचे होने चाहिए थे। अब बताओ 2 और -2 बराबर होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। 2 ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। बताओ यहाँ से यहाँ 1 2 3 4, -2 से 2 जो है वो 4 संख्या बड़ा है, तो ये 2 बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हमने लिखा नहीं बराबर हैं, इसलिए f एकेकी नहीं है। अगर बराबर दिखा देते तो एकेकी की परिभाषा हो जाती। अब आते हैं हम लोग दूसरे आच्छादक में। आच्छादक में ध्यान दीजिए, आपको पता है कि जब हमने किया था, तो जब हम कोई भी ऋणात्मक संख्या लेंगे, -1 -2, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर माइनस, आप माइनस, हाँ ये ठीक है, आप हमेशा कोई भी संख्या लो, जैसे और नज़दीक कर लेते हैं, जैसे आपने -2 लिया, तो इसको अगर आप मॉड x के अंदर रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, यानी इसका प्रतिबिंब 2 के साथ होगा। -1 रखोगे तो इसका प्रतिबिंब 1 के साथ होगा। 0 रखोगे तो 0 के साथ होगा। 1 रखोगे तो 1 का तो 1 ही आता है, 2 का 2 ही आता है। यानी आप ऋणात्मक संख्याएं रखो, चाहे आप धनात्मक संख्याएं रखो, इधर से इधर साइड जब भी मैपिंग होगी तो वो धनात्मक और 0 के साथ ही होगी। यानी जो हमारा आच्छादक में क्या होता है कि आपका जो सहप्रांत है, ये इसके सारे अवयव क्या होने चाहिए, प्रांत के अवयवों से जुड़े होने चाहिए। अब मेरे को बताओ, जो यहाँ ऋणात्मक संख्याएं हैं, क्या ये जुड़ी होंगी कभी भी? क्या कभी भी आप एक्स मॉड के अंदर कोई भी संख्या रखोगे तो क्या वो कभी ऋणात्मक आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसका मतलब जो हमारा सहप्रांत है, इसके ऋणात्मक संख्याओं के लिए कोई भी अवयव प्रांत में नहीं है, यह हम लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, सहप्रांत के ऋणात्मक अवयव प्रांत के किसी भी अवयव से प्रतिबिंबित नहीं है, यानी उनका प्रतिबिंब कहीं भी नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब आच्छादक नहीं होगा एफ। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पक्का लिख के अलग से, जो तुम्हें नहीं आते हैं ना उनको अलग से लिख लो। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न देखते हैं क्या है। मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं और आपसे कह रहा है एफ ए गुणा बी से बी गुणा ए में एक संबंध है, और वो किस तरह का संबंध है, एफ ए बी। एफ अंदर पे अगर ए कॉमा बी रखोगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, उल्टा बी कॉमा ए आ जाएगा, और एफ तो ये हट जाएगा, ठीक है? ये आपको दिया है, आपसे कह रहा है कि इसको एक एक की आच्छादी दिखाओ, यानी दोनों दिखाने हैं, एक एक की भी आच्छादी भी। ब्रैकेट में बाइजेक्टिव, बाई मतलब दोनों, और मैंने आपको पहले भी बताया है बाइजेक्टिव का मतलब दोनों दिखाना होता है। करते हैं फिर, चलिए। सबसे पहले और एक चीज़ और है, आपको यहाँ पर नीचे एक और चीज़ भी लिखी गई है इसमें, कि जो ए और बी हैं दो समुच्चय हैं, ठीक है? अब हम इसको उदाहरण से करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम कर नहीं सकते, क्योंकि एफ ए बी ए कॉमा बी की तरह का है। ए इंटू बी होता तो तब भी चल जाता, ठीक है? तो अब देखते हैं, हम इसे उदाहरण लेते हैं। माना ए बराबर हमने 2 अवयव ले लिए, 1,2, और बी में ले लिया 3,4। आप लोगों को निकालना आता होगा, ठीक है? ए गुणा बी निकालोगे कैसे, ए के अवयव का बी के अवयव के साथ में क्या संबंध, यानी जो 1 है ये 3 के साथ भी संबंधित होगा, 1 जो है वो 4 के साथ भी, तो हमने 1 3 के साथ, 1 4 के साथ। ऐसे ही 2 जो है वो 3 के साथ होगा, 2 जो है वो 4 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, क्योंकि ए का बी से निकाल रहे हैं अभी, ठीक है? अब उसके बाद जब बी का ए से निकालोगे तो बी के अवयव 3 जो होगा वो 1 से होगा, 3 2 से होगा, 3 1 से, 3 2 से। उसके बाद जो 4 है वो भी 1 से होगा, 4 2 से होगा, ठीक है? ये लिख दिया हमने।
अब इनको हम इस तरह से दिखा देते हैं। अब हमसे जो संबंध कहा है ना, वो क्या कहा है, ए गुणा बी से बी गुणा ए में, यानी जो पहला वाला होगा प्रांत, ये ए गुणा बी है, सह प्रांत बी गुणा ए है। ठीक है, अब देखते हैं यही सारे अवयव जो हमने निकाले, इनको हमने क्या किया, इन सभी को ए गुणा बी वालों को इसमें लिख दिया, बी गुणा ए वालों को इसमें लिख दिया। उसके बाद हमने आगे देखा, हमें पता है कि जो फलन में अगर मैं f के इसके साथ f लूँ 1,3 के साथ, तो ये क्या बन जाता है, 3,1 उल्टा हो जाता है ना, तो इसका संबंध 3,1 से है। ऐसे अगर 1,4 के साथ लोगे तो इसका संबंध 4,1 से उल्टे के साथ, 2,3 लोगे तो 3,2 के साथ, और 2,4 लोगे तो 4,2 के साथ इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना? यानी ये बन गया हमारा संबंध जो हमसे कहा था। एक एक ही दिखाने में क्या होता है, आपको पता है कि जो आपका प्रांत है, प्रांत के सारे अवयवों का एक और एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए सहप्रांत में, और हर किसी का होना चाहिए। तो देख रहे हैं आप कि हर किसी का है प्रांत का सहप्रांत में, तो यानी हमने लिख दिया ए गुणा बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी गुणा एक में एक और एक ही बन रहा है, इसलिए क्या है, एफ एक ही है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद सहप्रांत की ये आते हैं हम लोग आच्छादन की बात में। तो आच्छादक में क्या होता है कि हमको करना पड़ता है फोकस सहप्रांत पर, इस पर इसके सारे अवयवों की का कोई ना कोई प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब ये किसी ना किसी के प्रतिबिंब होने चाहिए। तो आपने देखा जैसा कि ये इस तरह से बने थे, यानी देखिए सारे अवयवों के लिए है ना कोई प्रांत में, कुछ बच नहीं रहा है, तो यानी ये भी क्या होगा, आच्छादक होगा। यानी बी गुणा ए का प्रत्येक अवयव ए गुणा बी के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब है, इसलिए एफ आच्छादी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बस आपको परिभाषा पर भी इन फोकस रखना है, एक एक की, और आच्छादन की परिभाषा अगर आपको आती है तो प्रश्न आप ऐसे 2 मिनट में करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नवा प्रश्न आपका उदाहरण की तरह है, याद आया? ये एक प्रश्न नहीं, 2 हैं। एफ एन बराबर एन प्लस 1/2, एन विषम है, एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न एफ एन बराबर n/2 यदि n सम है। इस तरह से एक मैंने आपको कराया था ना, और आपने इसको एक एक आच्छादन दिखाया भी था, यानी 2 बार इसके लिए अलग से और 2 बार इसके लिए। तो ये आप खुद करेंगे। कौन से उदाहरण की तरह था ये, मैंने नीचे लिखा है उदाहरण नंबर 12 की तरह। ठीक है, उदाहरण नंबर 12 जरा एक बार दिखा भी देते हैं आपको, ताकि कभी कोई डाउट ना रहे कि हाँ कौन सा वाला किसकी तरह है। ठीक है, ये रहा उदाहरण पार, कराया था आपको। एक बार x विषम है और एक बार x सम है, ये मैंने करा रखा है। ये वाला प्रश्न ये रहा 12वां, लास्ट प्रश्न यही कराया था। एक बार आप सम के लिए दिखाओगे, सम को लिखोगे, उसके लिए एक एक की आच्छादन, और एक बार आप मतलब विषम के लिए करोगे और एक बार आप सम के लिए करोगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है 12वें उदाहरण की तरह इस प्रश्न को, कि कौन से को, 9वें को। यह आपका आज का काम। 10वां प्रश्न हम कर रहे हैं, और फिर कौन सा बचा, एक पीछे तीसरा बचा है। 10वां कर लेते हैं पहले। 10वां पहले पढ़ तो लीजिए। 10वां प्रश्न कह रहा है, माना ये चीज़ अभी बाद में समझते हैं, एफ एक्स बराबर x-2/x-3 आपको एक फलन दिया है, और a से b पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे फलन क्या हो रहा है, परिभाषित है। तो आपको दिखाना है कि जो f है वो एक एक की और आच्छादन है या नहीं। क्या लिखा है ध्यान देना, जब पेपर में प्रश्न आए तो कई बार आ सकता है सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, तो वो तो फिर आपको वैसा ही दिखाना है। लेकिन अगर कहीं पर क्या लिखा हो ना, तो जल्दीबाजी में आप क्या का मतलब ये मत सोचना कि होगा ही, हो सकता है ना भी हो। और साथ में देखिए ये क्यों लिखा है ए और बी, यानी ये ए से बी पर हो रही है ना मैपिंग, तो ये बताना चाह रहा है कि जो ए है ये और जो बी है, इसमें बहुत सारे अवयव हैं। आर है, आर मतलब वास्तविक संख्याएं हैं, यहाँ पर बहुत सारी वास्तविक संख्याएं होंगी, लेकिन -3 यानी उन वास्तविक संख्याओं में से जो 3 है वो नहीं होगा इस ए में, और बी में क्या नहीं होगा, सारी वास्तविक संख्याएं होंगी लेकिन एक नहीं होगा, एक नहीं होगा इसमें। ठीक है, क्यों नहीं होगा आगे समझ में आएगा जब आप करोगे इस प्रश्न को। इसका मतलब कोई फालतू चीज़ मत समझना, मैंने आपको बताया, और ना ही इसका मतलब फालतू चीज़ समझना। अगर आपने परिभाषा देखी है और अभी तक क्वेश्चन करे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि इन दोनों का महत्व इस प्रश्न से ज़्यादा है। जो ये चीज़ दी है ना, इससे ज़्यादा महत्व इनका है, और हम इसे फालतू में साइड में रख देते हैं, तो इसका बहुत महत्व है। तो ज़रा करके देखते हैं 10वां प्रश्न। ठीक है, यानी 10वां प्रश्न। ठीक है, ये रहा। तो ये मैंने लिख दिया है, एक एक ही करते हैं। तो आपको पता है एक एक ही में क्या होता है, f(x1) बराबर f(x2) लेते हो, और लास्ट में x1 बराबर x2 आना चाहिए। तो आपने क्या किया, f(x1) की जगह मान रखने के लिए आपको पता है कि f(x) बराबर क्या है,
x माइनस 2/(x-3)। x1 रखोगे तो 1 1 1, तो आपने इसके नीचे 1 1 रख दिया तो ये लिख दिया fx1 की जगह, और fx2 में आपने 2 2 रख दिया तो fx2 ये रख दिया। तो ये तो रखना आसान है। अब क्या करोगे, इसकी गुणा इससे करोगे ना, तो x1 की गुणा x2 से, x1 x2, x1 की गुणा -3 से, फिर -3 x1, फिर -2 की गुणा x1 से, x2 से, इस तरह से करके गुणा करना आपको आएगा। ये आप कर लोगे, इन दोनों गुणा करके यहाँ लिख दोगे और इन दोनों गुणा करके यहाँ लिख दोगे। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि x1 x2 और x1 x2 एक जैसे हैं तो कट जाएंगे, ऐसे +6 कट जाएंगे, बचे जो वो ये लिख लिए हमने। अब क्या होगा, x1 वाले एक तरफ लाते हैं, -3x1 है, -2x1 है, इधर आएगा तो प्लस का 2x1 हो जाएगा। ऐसे ये -3x2 है यहाँ पर, और -2x2 इधर जाएगा तो +2x2 हो जाएगा। हल करोगे तो -3 + 2 -1 होगा, और -3 -2 -1 होगा। -x1 -x2 आया, माइनस माइनस कट गया तो x1 बराबर x2 आया। इसका मतलब एक ही हो गया, क्योंकि आपको पता है कि आपने fx1 बराबर fx2 लिया था और अंत में आपने x1 बराबर x2 दर्शा दिया, तो इसका मतलब एक ही है f। ये तो आसान था। अब आते हैं आच्छादक की ओर। आच्छादक वाला बहुत महत्वपूर्ण है। करेंगे माना y बराबर fx से ही, y fx की जगह वो रख दोगे जो दिया है x-2 x-3। अब आपको x से निकालना पड़ता है ना, इससे y बराबर fx लो और x से निकालो, जो भी आएगा x में वो कहाँ होना चाहिए, आपका पहले वाले में होना चाहिए, ठीक है, इसमें होना चाहिए a में, तो होगा। ठीक है, हमने वही किया, y इसके x-3 गुणा इससे कर दी, ये आया। फिर x वालों को एक साथ लिखा, ये और ये हैं, इनको एक साथ लाए और बच्चों को दूसरी साइड ले गए, उसमें से x कॉमन ले लिया तो y-1, x बराबर निकाला तो y-1 बट्टे में चला गया। अब ध्यान देना, अब है मेन यहाँ पर। अब आप बताइए कि जो ये पहला वाला होता है इसमें x का मान होते हैं, b वाला जो होता है इसमें y के मान होते हैं। y का कोई भी मान रखो b वाले में से, यानी b में क्या है, r, सारी वास्तविक संख्याएं हैं, सिर्फ एक नहीं है। अगर एक होता तो, अब ये r-1, इसका मतलब समझना, अगर आप इसकी जगह एक अगर इसमें होता तो यहाँ एक रखते ही 1 - 1 0 आता, कुछ बट्टा 0 लिखते तो इन्फिनिटी आता, अनंत। अनंत कोई संख्या होती नहीं है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर -1 नहीं है कहा है, समझे। और कभी भी जो ये x है इसका मान 3 नहीं आएगा, ठीक है। 3 क्यों नहीं आएगा, अगर इसका मान 3 आ रहा होगा तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही होगी। 3 निकाल कर आप देखेंगे, चलिए इसको तो अभी देखते हैं फिलहाल। पहले हमने सारे मान रखे y के, यहाँ से कुछ भी रख लो आप, यहाँ पर जो भी हल करोगे तो बस कोई ना कोई संख्या ही आएगी, जो संख्या आएगी वो r की ही होगी, ठीक है, और वो 3 नहीं होगी। 3 क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप शुरू में जब देख रहे थे ना, यहाँ पर अगर यहाँ पर x 3 होगा नीचे तो 3 - 3 0 आ जाता, कुछ बट्टा 0 अगर होता तो फिर से अनंत आ जाता, तो परिभाषित नहीं हो पाता जो फलन है हमारा fx है, जो समझ में आया। तो इसीलिए हमको x जो 3 नहीं होगा वो इसके लिए दिया है, और जो बाद में ये आपको r-1 1 नहीं होगा वो आपको इसके लिए दिया है। तो आप कोई भी मान रखोगे यहाँ से तो हमेशा वो क्या आएगा, एक वास्तविक संख्या ही आएगा, 3 नहीं आएगा। तो यानी ये जो है ये a के अंदर होगा, तो इसका मतलब आच्छादी भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरा प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका देखो, वैसे तो यहाँ पे परिभाषा में खुद ही समझा दिया है प्रश्न में। fx बराबर ये जो है ना, इस तरह से महत्तम पूर्णांक x जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मतलब क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन होता है। जहाँ ये जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x से कम होगा या उसके बराबर होगा, कह रहा है। या तो x से कम होगा, मान लीजिए ऐसा है, तो या तो ये जो आंसर आएगा x से कम आएगा या x के बराबर आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे। महत्तम पूर्णांक में, लघुत्तम पूर्णांक में क्या होता है, x + 1 के बराबर होता है वो। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, f 1.3 दिया हो अगर, तो ये ऐसे जाएगा इसी के अंदर, ब्रैकेट के अंदर। अब इसका मान 1.3 का मान या तो 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा। अब 1.3 को और कब तक होगा, जब तक पूर्णांक ना आ जाए। पूर्णांक कैसे आएगा बताओ आप, पूर्णांक आएगा 1.3 से आप कम करोगे तो पूर्णांक एक ही तो आएगा। पूर्णांक होते हैं 0 1 2 3 और ऐसे -1 -2, ये होते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में 1.3 से कम कहा है ना, कम। महत्तम पूर्णांक का महत्तम का मतलब, महत्तम पूर्णांक का मतलब ही कम होता है। लघुत्तम वाला होता तो ज़्यादा होता, यानी 1.3 से आगे की ओर बढ़ते, ज़्यादा की ओर, यानी 2 आता तब।
अभी महत्तम में क्या आएगा, कम आएगा। तो 1.3 से कम की ओर आओगे, 1.2, 1.1, तो 1 पर पहुंचोगे और पहला पूर्णांक जो आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर 1 आएगा। ऐसे आपसे 1.9 भी पूछेगा तो भी उसका उत्तर क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि उससे कम ही होगा। ठीक है, ऐसे मान लो अगर आपसे पूछ ले f 2.3, तो 2.3 से कम की ओर आओगे और पहला पूर्णांक आपको कौन सा मिल रहा है, 2 मिलेगा। मिलेगा 2.1, 2.0, फिर 2 ही तो आएगा, 2 पूर्णांक होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट, अगर आपसे पूछे f -1.3 तो क्या होगा। ठीक है, ये हो गया 0, ये 1, ये -1, -2, 2। अब कई लोग इसमें -1 बोल रहे होंगे और कई लोग इसमें -2 बोल रहे होंगे। देखते हैं कौन सा सही। -1.3 कहाँ पर होगा, -1 ये है, -1.1, -1.2, -1.3। अगर कम करोगे आप, ये 1 है ना, ठीक है, दूसरे से करके देखते हैं। जैसे ये 1 है, अगर 1 से कम कहूँगा तो कहाँ की ओर आ रहे हो, 0 की ओर, इधर की ओर आओगे ना। अगर आपसे 1.3 माइनस में 1.3 से कम कहें तो आप कहाँ की ओर जाओगे, इसकी ओर जाओगे, ना कि इधर की ओर। इधर की ओर बड़ा होता है, इधर की ओर छोटा होता है। तो -1.3 से छोटा पहला पूर्णांक आ रहा है -2। तो इसका जो उत्तर होगा, अगर कोई आपसे -1.3 पूछे तो इसका उत्तर -2 होगा, जब महत्तम पूर्णांक फलन होगा तो। क्योंकि -1.3 से छोटा पहला पूर्णांक -2 आता है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है इसको एक एक ही नहीं है, नहीं वो है। ठीक है, आपको दिखाना है। तो एक एक ही में आते हैं, अब आसान है। f -1.2 का मान अगर आप निकालोगे तो उससे छोटा पूर्णांक 1 ही होगा आंसर इसका। अगर आप 1.9 निकालोगे तो भी उसका आंसर 1 ही होगा, क्योंकि 1.9 से छोटा 1 ही आता है पहला नंबर। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी f 1.2 और 1.9 बराबर हैं। लेकिन इनके अंदर की संख्याएं भी बराबर होनी चाहिए थी, तो लेकिन ये तो बराबर होती नहीं है 1.2 और 1.9। तो ये नॉट इक्वल टू लिखा और हमने लिखा है यह फलन एक एक ही नहीं है। आया समझ में। आच्छादक की ओर चलते हैं। अब देखिए, आपको ये प्रांत R से R में है कहा था संबंध, और आपने R के अंदर, चलिए मैंने कुछ 4 नंबर लिखे हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। अगर मैं इन सभी का उत्तर निकालूं तो आप देखिए, आप जब इस फलन में रखोगे तो 1.1 का उत्तर भी 1 ही आएगा, उससे छोटा पूर्णांक। 1.2 का उत्तर भी 1 ही आएगा, 1.3 का उत्तर भी 1 ही आएगा, 1.4 का उत्तर भी 1 ही आएगा। ऐसे आप जब 2.1, 2.2 निकालोगे तो उन सभी का उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यानी जो यहाँ पर के सारे प्रांत में अवयव हैं, इन सभी का उत्तर या तो 1 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 0 आएगा, या -1 आएगा, -2 आएगा। तो जो R के अंदर दशमलव वाले अवयव होंगे, क्योंकि इधर R में भी तो होंगे ना अवयव दशमलव वाले, तो उन अवयवों के लिए तो कोई भी प्रतिबिंब नहीं होगा यहाँ प्रांत में। सिर्फ किनका अवयवों का प्रांत में अवयव प्रतिबिंब होगा, जो पूर्णांक होंगे। पूर्णांकों को छोड़कर कोई भी अवयव, इसके तो यहाँ कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, इनके लिए तो बन रहा होगा ऐसे प्रतिबिंब, लेकिन इसके बीच में भी तो होंगी ना संख्याएं, 1.1, 1.2, उनके लिए कोई प्रतिबिंब नहीं होगा। ठीक है, परिभाषा से हमको पता चल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सहप्रांत के अवयव एक के अतिरिक्त कोई भी अवयव प्रांत के अवयवों का प्रतिबिंब नहीं है। इस वाले के लिए लिखा है, आप क्या लिखेंगे कि सहप्रांत के अवयव पूर्णांकों के अतिरिक्त किसी भी अवयव के अवयवों का प्रतिबिंब नहीं है। मतलब पूर्णांकों के अतिरिक्त जो अवयव बचे ना यहाँ पर, इनका कोई भी किसी के भी प्रतिबिंब नहीं है। तो इसका मतलब f आच्छादी नहीं है। समझ गए। तो ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए, सारे प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिए हैं, देख सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, ये रहे। तो मैंने पहला और दूसरा घर से दिया था, सभी ने किया होगा। तीसरा ये अभी किया, चौथा वाला भी हम कर चुके हैं अभी, मापांक फलन। पांचवा सबसे पहले कराया था, छठा उसके बाद कराया था, और उसके बाद सातवां फलन घर से दिया था, सातवां क्वेश्चन। आठवां हम कर चुके हैं, FAB का BA होता है करके एक उदाहरण लेके 1, 2 और 3, 4, 2 हमने A और B समुच्चय के हमने 2 समुच्चय लिए थे। और नवा मैंने बोला कि उदाहरण 12वें की तरह है, आप ऐसे करेंगे तो बन जाएगा। उसके बाद ये 10वां हम कर चुके हैं, और ये 2 मैंने घर से दिए थे, ये वही वाले हैं, x की घात 4 और 3x वाले। तो इनको तो आप कैसे करोगे, fx1 बराबर fx2 करके कि क्या आच्छादन है या नहीं है। 4 देखो ऑप्शन दिए हैं, इसी तरह का प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। और अगर इसकी जगह पर कहीं आपको ऐसा लिखा दिख जाए कि ये fx बराबर x महत्तम
पूर्णांक फलन है तो सीधे आप किस पे टिक लगाओगे, एक एक की, नहीं एक एक की है नहीं आच्छादन है। और अगर आपको इसकी जगह पर क्या मिल जाए, मापांक फलन f(x) बराबर मॉड x मिल जाए तो तब भी आप क्या करोगे, सीधे ना एक एक की है ना आच्छादन में लगाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी ना किसी पेपर में आया भी होगा, तो हम देखेंगे इसको बाद में। अब देखिए अगले वीडियो में जो अगला आएगा उसमें क्या है, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। तो ये अब आपको देखिए कल है संडे रविवार, तो कल को आपको क्या काम करना है, कल आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं आएगी। कल आपका काम है कि आपने जो 1.1 और 1.2 सीखा है उस सभी को रिवाइज करना है एक दूसरी रफ कॉपी में, या आप किसी पन्नों में भी, या पुरानी जो आपकी बची हुई हैं कक्षा 11 की कॉपियाँ, उनमें आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, जितने भी अभी तक प्रश्न कराए हैं हर एक प्रश्न की, हर एक उदाहरण की। तो ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। उसके बाद सोमवार को आपको मिलेगा अगला जो वीडियो, वो मिलेगा फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, इंग्लिश में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस। ये पहला फलनों का संयोजन मतलब दो फलनों को मिलाते कैसे हैं। मान लीजिए एक फलन f(x) है, अब दूसरा फलन मैंने g(x) ले लिया, इन दोनों को मिक्स करना, कैसे मिक्स करते हैं, ठीक है। और साथ में व्युत्क्रमणीय फलन, जैसे 2 का व्युत्क्रम क्या होता था, 1/2, वैसे फलनों का भी तो व्युत्क्रम होता होगा। जैसे f(x) है तो इसका व्युत्क्रम भी होता होगा कुछ ना कुछ, तो उसको f इनवर्स x से दिखाते हैं, f-1x से। तो ये कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आपके लिए है आगे महत्वपूर्ण। अगर आपको ये व्युत्क्रमणीय फलन सीखना है ना, तो आप ध्यान रखना हमेशा आप क्या सीख के आना, कि आपने जो ये निकालना सीखा था अभी तक का आच्छादी फलन, बस इसको अच्छे से सीख लेना, क्योंकि आच्छादी वाले से ही आपका व्युत्क्रमणीय फलन निकलेगा। और पहला वाला ये थोड़ा सा अलग है, ये सब आसान है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। तो अब आगे को आपको बहुत आसान सी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो में हम सोमवार को मिलेंगे, कल प्रैक्टिस पक्का करना। और एक काम और करिएगा, आपने अभी तक के जितने भी नोट्स बना दिए हैं 1.1 और 1.2 के, मुझे क्या करना, आप लोगों ने उसकी फ़ोटो खींचकर भेजनी है, ठीक है। सारे अच्छे से बनाए हुए नोट्स रविवार शाम तक का आप पूरा काम करके भेज देना। चलिए फिर मिलते हैं सोमवार को, तब तक के लिए बाय बाय।